हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कि हम लोगों ने एक सिस्टम लिया जिसमें पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1, m2, m3 अप टू mn है और जिनकी वेलोसिटीज v1, v2, v3 अप टू vn है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स हैं जो मास m1, m2, m3 अप टू mn रखते हैं और जिनकी वेलोसिटीज v1, v2, v3 अप टू vn है। तो इस केस में पहले पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी या दूसरे पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम क्या होगी की वैल्यू क्या होगी उसको देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल p1 इज इक्वल टू m1 v1। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल को आप p2 कहेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी m2 v2। पहले पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा p1 है और उसकी वैल्यू है m1 v1। सेकेंड पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो p2 है और उसकी वैल्यू है हम लोगों की m2 v2। तो m1 v1 हमारा पहले पार्टिकल का है, m2 v2 हमारे दूसरे पार्टिकल का है। इसी तरीके से तीसरे पार्टिकल का क्या होगा m3 v3, चौथे पार्टिकल का क्या होगा m4 v4 अप टू nth पार्टिकल का क्या होगा बच्चों pn या फिर mn vn। तो अगर इस सिस्टम में इस पूरे सिस्टम का जो n पार्टिकल्स रखता है, एक उस n पार्टिकल वाले सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है अगर वो कैपिटल P है तो क्या होगा। इफ P इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर हम लोगों का जो पूरा सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो P है तो क्या होगा। इफ P इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो आप इस P को जो ये हमारा P होगा ये वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स की। जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स के। यानी कि P1 इक्वल होगा P1 जो हमारा वेक्टर P है जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो बराबर होगा P1 यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 प्लस P2 यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 अप टू Pn यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn। तो ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 टू Pn कहाँ से आई है कि टोटल मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपकी वैल्यूज हैं उन्हें आपको पुट कर देना है कि P1 आपका m1 v1 है, P2 आपका m2 v2 है, Pn आपका mn vn है। अब अगर टोटल जो हमारा मास है पूरे सिस्टम का वो m है और v हमारी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो आप लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को जो हमारा लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का जिसे हम लोगों ने p से डिनोट किया है उसकी वैल्यू को mv लिखोगे, हाँ या ना। टोटल जो मोमेंटम है सिस्टम की वो क्या होगी भाई मास ऑफ सिस्टम इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो क्या बन जाएगा बच्चों m इंटू वी यानी कि टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब P इज इक्वल टू mv है तो इस इक्वेशन को आप यहाँ जो P है उसकी जगह आप mv ले लीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। यहाँ पर प्रेजेंट जो P है क्योंकि इक्वेशन P के बराबर है या यहाँ पर हमारे पास एक P है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn। यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर होता है मोमेंटम ऑफ टोटल या प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों ये क्या है पूरे सिस्टम का क्या है मोमेंटम है किसके बराबर आ गया इसके इक्वल तो आ गया। यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर है भी प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से ये जो चीज़ है वो प्रूफ हो जाती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको एक बार आप लोग हम आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें आपको कैसे करना है। मूविंग अहेड वी गेट अब P की वैल्यू हमारी है mv। अब इस जो इक्वेशन जो आपकी आई है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पी की वैल्यू हमारी एम वी है, जो भी हम लोगों ने प्रूफ भी किया है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का और टोटल जो सिस्टम है उसके मास का या मास ऑफ सिस्टम का। अब पी की वैल्यू आपकी एम वी है, तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी बनेगा। अगर आप इस इक्वेशन को पी इज इक्वल टू एम वी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी बनेगा। अब डी वी बाई डी टी क्या होगा, ए एम ए क्या होता है, एफ एक्सटर्नल। इससे पहले वाले आर्टिकल को रेफर कीजिए, इससे पहले वाली वीडियो को, प्रीवियस वीडियोस को रेफर कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर आ गया एफ एक्सटर्नल। अगर किसी केस में सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है, लेट अस कंसीडर अ केस कि सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि आपका एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो हो गया, तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो है तो डी पी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, एफ एक्सटर्नल और डी पी बाई डी टी बराबर हैं, ये चारों इक्वेशन इक्वल ही तो हैं। अगर किसी तरीके से एफ एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाता है तो डी पी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डी पी बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और अगर एक चीज़ याद रखिए, एक कॉमन एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर है, उसका मतलब ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट टर्म है। अब इस केस में क्योंकि डी पी बाई डी टी ज़ीरो है, इसका मतलब है कि पी हमारा जो मोमेंटम है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट यानी कि एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम वी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, और ये पेपर में एक अच्छे तरीके से पूरे आर्टिकल के रूप में पूछा जाता है कि प्रूव दैट हाउ व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कांस्टेंट रहती है, अगर हाँ इफ़ यस देन वाई। तो वो पूरा जो आपको आर्टिकल है, या अगर 2 नंबर में है तो यहीं से प्रूफ कर दीजिए। अगर आपके पास वो 6-8 नंबर के आर्टिकल में आता है तो आपको पी इज इक्वल टू एम वी यानी कि ये जो पूरा आर्टिकल जो हम लोगों ने किया है उसे भी प्रूफ करना होगा। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास का बच्चों। हमारा क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 2 kg आर लोकेटेड एट, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 2 एंड -1, 3 रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि आपके पास 2 मास हैं, कोई 1 kg का है और एक 2 kg का है, और वो 1, 2 और -1, 3 पोजीशन पर रहता है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको इसमें निकालने हैं। तो वही आपके जो पुराने फॉर्मूलेज हैं उनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। m1 मास की वैल्यू कितनी है 1 kg, m2 मास की वैल्यू कितनी है 2 kg, x1 y1 की वैल्यू कितनी है, पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारा x1 y1 वैल्यू है 1 और 2, x2 y2 की वैल्यू है -1 और 3, m1 जो मास है वो 1 kg का है, m2 जो मास है वो 2 kg का है, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू हमारी -1 है और y2 की वैल्यू हमारी 3 है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, फॉर्मूला क्या होगा m1r1 + m2r2 अपॉन में m1 + m2। तो हम पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हम कहेंगे m1x1 + m2x2 अपॉन में m1 + m2, यानी कि 1 × 1 + 2 × -1 बाय में 1 + 2 दैट बिकम्स इक्वल टू -1 बाय में 3, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है हमारा
वो -1/3 है। अगेन y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 3। m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3 बाई में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 8/3, यानी कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपके क्या बन गए -1/3, 8/3. With this, in today's video, we have studied the importance or the momentum of center of mass या total system का जो momentum है वो क्या रहता है एक सिस्टम है पार्टिकल्स का। तो उस केस में मोमेंटम कैसे इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास, द सिस्टम ऑफ मास एंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, कि उन दोनों का प्रोडक्ट तो कैसे होगा। हम लोगों ने एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूफ की, उसके साथ हम लोगों ने प्रूफ किया कि हमारे पास v की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहती है, और एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बी रेगुलर विद द वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू।